अब तक हम लीनियर इक्वेशंस के दो तरह के सिस्टम्स देख चुके हैं। एक वीडियो में लातादाद सॉल्यूशंस या जवाब थे, यानी कोई एक मुनफरिद हल नहीं था, दोनों लाइंस एक ही थी, या ये कहिए कि दोनों लाइंस लातादाद मकामात पे एक दूसरे से मिल रही थी। जबकि एक और वीडियो में सिर्फ एक मुनफरिद हल या मुनफरिद जवाब या यूनिक सॉल्यूशन था। ऐसी सूरत में लाइनें सिर्फ एक मकाम पे एक दूसरे से मिल रही थी, मुलाकात कर रही थी। और अब हम वो सिस्टम्स देखते हैं जिनका हमारी कौम की तरह कोई हल ना हो, और इसे भी हम रिड्यूस्ड रो एशेलॉन, जैसे शब्द नहीं होता वैसे ही एशेलॉन शक्ल, या जैसे अंग्रेजी में अगर लिखें तो ये होता है रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म। तो इसे भी हम रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म में तब्दील करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम इस पूरे सिस्टम को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की शक्ल में लिखते हैं, जिसके लिए ये कोएफिशिएंट्स या मुख्तलिफ एक्सिस के साथ मौजूद नंबर्स को यहाँ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 मुस्बत 2, अगर चाहते हैं आप तो इसको मुस्बत 1 कर लीजिए, फिर मुस्बत 1 और फिर मुस्बत 1, फिर ये हो जाएगा 1 2 2 मनफी 1 मुस्बत 1 मुस्बत 2 मुस्बत 2 और मनफी 1 मुस्बत 2 मुस्बत 4। और चूंकि यहाँ पे x3 नहीं है, जिसका मतलब है कि ये होगा 0 और ये मुस्बत 6। ऑगमेंटेड शक्ल में लिखने के लिए हम यहाँ इक्वल्स की जगह ये कनात लगाते हैं, और इक्वल्स के दूसरी समत मौजूद नंबर्स को हम ये लिखते हैं मुस्बत 8 मुस्बत 12 और मुस्बत 4। ठीक है। अच्छा, अब काम कैसे करें कि जगह ख़त्म हो गई, तो मैं ज़रा इसको छोटा कर लेता हूँ यहाँ, और इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ। ज़रा इसको एक लाइन में अगर ले आए तो और भी आसानी हो जाएगी। ये आ गया यहाँ। अच्छा जी, इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ क्योंकि अब इस पे आगे हम काम करेंगे। तो रिड्यूस्ड रो एशेलॉन शक्ल के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसे 0 करेंगे, और हमें यह पता है कि ये भी 0 होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरी रो के पहले उनसर को 0 बनाने के लिए अगर मैं इस रो 2 में से रो 1 निकालूं और रो 2 की जगह रख दूं, तो ये हो जाएगा, ये भाई ऐसे ही रहेंगे 1 2 1 1, जबकि ये 2 4 0 और 6, क्योंकि मैं इसको हाथ नहीं लगा रहा हूँ, ये 4 और ये 8 रहेगा। कनात हमारी बहरहाल आएगी। और अब R2 में से अगर मैं R1 निकालूं तो ये तो हो गया भैया 0, और अगर इसमें से ये निकालूं तो नज़र आता है कि ये भी 0 हो गया। और अगर 2 में से 1 निकालूं तो बचा 1, और अगर मनफी 1 में से 1 निकालूं तो ये बन जाएगा मनफी 2, और अगर 12 में से 8 निकालूं तो ये बचा 4। ठीक है। और अब हमें इस उनसर को 0 करना है, तो इसके लिए अगर मैं थोड़ा सा जहन लगाऊं कि यहाँ से 2 निकालना है और ये पूरा तब्दील हो चुका है, तो क्यों ना मैं रो 1 को 2 से ज़रब दे के रो 3 में से निकाल दूं और इसको रो 3 की ही जगह लिख दूं। तो भैया ये हो जाएगा 2 ज़रब 1, और ये निकलेगा रो 3 में से 2 - 2, तो ये तो हो गया 0 जो हम चाहते थे। और फिर अगर इस उनसर को लें तो 2 ज़रब 2, ये निकलेगा इस वाले 4 में से, मतलब ये भी 0 हो गया भाई। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि ये हो जाएगा 2 ज़रब 1, ये वाला 1, और 0 में से इसको निकालेंगे तो यहाँ बचेगा मनफी 2, और अगर 2 ज़रब ये वाला 1, इसको अगर निकालेंगे 6 में से, तो 6 में से 2 निकाले तो बचा 4। और इसी तरह 8 ज़रब 2 16, और 4 में से अगर 16 निकाले तो क्या बचा मनफी 12। और अब ज़रा हम इसको देखते हैं कि पहला कॉलम तो ठीक लग रहा है कि इसकी जो पिवट एंट्री है या लीडिंग एंट्री है वो तो 1 ठीक है, बकिया कॉलम के अनासिर 0 होने चाहिए, तो पहला कॉलम तो बिल्कुल दुरुस्त है। अब दूसरी रो पे नज़र डालें तो लीडिंग एंट्री बनती है ये। अब इस लीडिंग एंट्री को रखने के लिए हमें इस वाले 1 और इस वाले मनफी 2 को 0 करना पड़ेगा। तो जो सलूक हमने R1 के साथ यहाँ किया था, तो R1 R2 से बदला लेगा, यानी अब R1 में से R2 को निकाल के R1 की जगह रखा जाए। तो यहाँ थोड़ा रश लग रहा है, तो मैं अगले सफ़े पे इसका जवाब लिखता हूँ।
ये आया आपका मैट्रिक्स। पहली रो क्या हो जाएगी, 1 में से 0 निकाला, बचा 1, कुछ नहीं हुआ यहाँ। फिर 2 में से 0 निकाला, क्या बचा, ये हो गया 1, 2 में से 0 निकाला था तो 2 ही रहा, और फिर 1 में से 1 निकाला, तो यही तो हम करना चाहते थे कि इसको 0 बना दिया जाए, तो ये हो गया। और फिर 1 में से -2 निकालेंगे तो क्या बचेगा भाई, बचेगा 3। ठीक है, और पर्देदारी का खास ख्याल रखना है। 8 में से 4 निकाला, बचा 4। ठीक है, रो 2 तो सही शक्ल में है, 0 0 1 -2 और ये 4। अच्छा, और रिड्यूस्ड रो एशेलॉन शक्ल में इसको भी 0 बनाना था। क्यों ना हम ऐसा करें कि R3 में 2 दफा R2 को ज़रब देकर जमा कर दें और इसे लिखें R3 की जगह। तो इससे क्या होगा भाई, 2 ज़रब ये 1, ये जमा होगा -2 में, तो -2 और -2 बन जाएगा 0, तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, और बाकी अनासिर को भी देख लेते हैं। ये तो 0 हैं, तो ये 0 ही रहेंगे। ठीक है, और फिर 2 ज़रब ये वाला -2 जो कि हो जाएगा -4। -4 को जमा करना है इस वाले 4 में, तो 4 -4 ये भी बन गया 0। अरे भाई क्या हो रहा है। और फिर 2 ज़रब R2 का ये वाला हिस्सा जो कि है 4, इसको हम जमा करेंगे -12 में, -12 + 8, यानी यहां बचा -4। अब यहां रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म की चारों शराइत पूरी हो रही हैं, जो कि मैंने आपको दूसरी वीडियो में दिखाया था कि किसी भी रो की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए और सिर्फ 1 हो, तो वो यहां पे ऐसा हो रहा है और यहां भी ऐसा ही हो रहा है कि लीडिंग एंट्री 1 ही है। दूसरी शर्त थी कि हर अगली रो की लीडिंग एंट्री जो कि 1 ही हो सकती है, पिछली रो के दाएं जानिब हो। अगली रो की लीडिंग एंट्री जो कि 1 हो सकती है, वो पिछली रो की लीडिंग एंट्री के दाएं जानिब हो। बिल्कुल सही है। फिर तीसरी शर्त यह थी कि लीडिंग एंट्री वाले कॉलम में बकिया तमाम अनासिर 0 होने चाहिए। तो लीडिंग एंट्री वाले कॉलम में बकिया तमाम अनासिर 0 होने चाहिए, ये है। यहाँ कोई लीडिंग एंट्री नहीं है, यहाँ पे लीडिंग एंट्री है जिसके कॉलम के बकिया तमाम अनासिर 0 हैं, तो ये भी चाहिए। और नंबर 4 ये था कि जहां हमें 0 रो मिले वहां हम रुक जाएं। ये मुकम्मल तौर पे 0 रो तो नहीं है, लेकिन इसमें हम आगे कुछ कर नहीं सकते, जिसका मतलब है कि हम यहाँ रुक सकते हैं। लिहाजा हम इस मैट्रिक्स को दोबारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में बदल के देखते हैं। तो ये पहली इक्वेशन क्या हो गई, पहला कॉलम x1 का है, तो ये हुआ x1 जमा 2x2 जो कि दूसरा कॉलम है, जमा 0x3। तो जनाब ये वाला कॉलम x1 का है, ये x2 का, ये x3 का, ये x4 का, ये इक्वल्स है और ये आपके इक्वल्स के बाद वाले नंबर्स हैं। यानी ये बनेगा इसकी वजह से x1 जमा 2x2 जमा 0x3 जो कि 0 ही होता है, तो इसको लिखने का कोई ख़ास मकसद नहीं है। फिर ये हो गया जमा 3 ज़रब x4, ये बराबर होगा जो आपको पर्पल में नज़र आ रहा है। अब अगर हम दूसरी इक्वेशन को देखें तो ये क्या बनेगी, 0x1 + 0x2 + x3 - 2x4 बराबर है 4 के। और चूंकि इन 0 वालों का कोई ताल्लुक यहाँ होगा नहीं, लिहाजा ये गायब होते हैं ना जिस तरह चीज़ें। अच्छा, तो अब ये भी साफ जाहिर है और ये भी साफ जाहिर है। अब आखिर में बचा ये तीसरी इक्वेशन बची, तो फिलहाल हम उसको ऐसे लिखते हैं, ये हो गया, अरे 0 तो रह गया, = -4। यानी यहाँ तो कुछ है ही नहीं भाई, और ये इक्वेशन हमें कह रही है कि 0 -4 के बराबर है भाई, ये तो नामुमकिन है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे सिस्टम का सिरे से कोई जवाब ही नहीं, वरना ये बेहुदा बात करने वाली भाई, ये तो नामुमकिन है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे सिस्टम का सिरे से कोई जवाब है ही नहीं, वरना मैथ्स में तो ये बेहुदा बातें सामने आती ही नहीं है। एक बेहुदा बात ये मैं हटा दूं, एक बेहुदा बात यहां भी हुई थी, ये मैंने हटा दी। अच्छा, इस बेहुदा बात की सिर्फ और सिर्फ एक वजह यह है कि ये इक्वेशंस किसी एक मुनफरिद मकाम पे या यूनिक पॉइंट पे नहीं मिल रही।
4 डायमेंशंस में ये बात दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फर्ज कीजिए हमारे पास यही सूरत हाल एक 3 डायमेंशनल सिस्टम में आती, तो यूं समझिए कि 2 पैरेलल प्लेन्स हैं। पैरेलल होने की वजह से ये कहीं मिल नहीं सकते, ना किसी पॉइंट पे और ना ही किसी प्लेन पे, ना किसी पॉइंट पर और ना ही किसी प्लेन पर। गोया ये प्लेन्स हैं जरूर मगर साथ नहीं है। अगर मैं इन दोनों फर्जी प्लेन्स की फर्जी इक्वेशंस लिखूं और ये सब काम एक पर्दे के पीछे होगा, तो फर्जी इक्वेशंस मैंने लिखी 3x प्लस 6y प्लस 9z इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 6y प्लस 9z इज इक्वल टू 2। तो आप बात समझ ही गए होंगे, लेकिन और समझाने के लिए अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जवाब क्या बनेगा? ये सिफर, ये सिफर, ये सिफर और ये सिफर बराबर होगा 5 में से 2 निकाले तो 3 बचा, यानी फिर वही बेहुदा बात। मगर आप बात समझ गए हैं कि बेहुदा बातों का कोई जवाब नहीं होता। इसी तरह इन सिस्टम्स के भी कोई जवाब नहीं है, कोई हल नहीं है। 3 डायमेंशंस में ये मैंने आपको प्लेन्स के जरिए दिखाया कि पैरेलल प्लेन्स हैं। 2 डायमेंशंस में यही चीज लाइंस के जरिए दिखाई जाती है। ये देखिए, ये 2 अलग अलग लाइंस हैं, लेकिन अगर एक साथ होंगी तो जाहिर है कहीं मिल नहीं सकती, या अगर दूर दूर भी हो तो कहीं मिल नहीं सकती। और एक डायमेंशन में पॉइंट के जरिए दिखाया जाता है और एक डायमेंशन में पॉइंट्स के जरिए दिखाया जाता है। बहरहाल रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म के मौजू पर 3 केसेस मिसालों समेत आपके सामने हैं। नंबर 1, जब कोई एक मुनफरिद हल ना हो, यानी नो यूनिक सोल्यूशन। बहरहाल रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म के मौजू पर 3 केसेस मिसालों समेत आपके सामने हैं। जब कोई एक मुनफरिद हल ना हो, यानी नो यूनिक सॉल्यूशन। नंबर 2, जब सिर्फ एक मुनफरिद हल हो, यानी एक यूनिक, यूनिक का मतलब ही एक या अनोखा या अलहदा होता है, अनोखा होता है वैसे यूनिक। जैसा कि आप देख सकते हैं, नो यूनिक सोल्यूशन तब है जब पूरी 0 रो थी हमारे पास। यूनिक सोल्यूशन तब आया जब हमारा ये डायगोनल 1 बन रहा हो, बाकी सब 0 हो, यानी हर चीज अपनी जगह और हर शख्स अपनी औकात में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और नंबर 3, जब कोई हल ही ना हो, नो सोल्यूशन, लुट गए, बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस टाइप की बेहुदा बात हुई हुई है कि 0 जो है वो किसी नंबर के बराबर है। और इस तरह आप इक्वेशंस के सिस्टम्स को पहचान सकते हैं, परख सकते हैं।